हम बात कर रहे थे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के स्वामी बुध है और जन्म कुंडली में बुध की जो स्थिति है वो मिथुन राशि के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से इस समय अपना प्रभाव डाल रहा है। आज के गोचर में बुध बैठे हुए हैं। मैं राशि निकालता हूं आज की। आज का जो गोचर है वो मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है इसकी हम गणना कर लेते हैं। बुध जो है वो बैठे हुए हैं सूर्य ग्रह के साथ, लेकिन बुध वक्री अवस्था में है। ये सिंह राशि में बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य अपनी ही राशि के अपनी प्रबल अवस्था में है, एक बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं। सूर्य एक क्रूर ग्रह है और इनका तीसरे घर में आना हर तरफ से शुभ माना जाता है। और जब सूर्य और बुध इकट्ठे आते हैं तो ये भी बहुत अच्छा राजयोग बन जाता है और बड़ा कॉमन भी है। ये अक्सर बहुत सारी जन्म कुंडलियों में बनने वाला राजयोग है। इसको हम कहते हैं बुध आदित्य योग। इस योग में क्या होता है कि व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, समझदार होता है और किसी भी सब्जेक्ट के ज्ञान को ग्रहण करने की उसकी जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये राजयोग बहुत अच्छा बनता है। अब ये गोचर में बना हुआ है और सूर्य जो है वो बुध के अच्छे मित्र ग्रह हैं। हालांकि बुध बहुत नजदीक जब आ जाते हैं तो वो अस्त भी हो जाते हैं। तो इस समय मिथुन राशि के जातकों को अपने काम में थोड़ा सा डिले महसूस जरूर हो रहा होगा, लेकिन अवस्था ये बुध की कुल मिलाकर ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आपको इस समय अपने कामकाज में, व्यापार में अगर महसूस हो रही है तो 12 राशियों के विश्लेषण के बाद मैं आपको उसका समाधान भी बताऊंगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। जितनी भी राशिफल बनाया जाता है वो आपका वार्षिक राशिफल है, आपका मासिक राशिफल है या साप्ताहिक है, दैनिक भी क्यों ना हो, उन सभी राशिफल का जो प्रमुख आधार है वो वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन से ही आदमी का मूड बनता है। अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि आज मूड नहीं है। तो वो मूड क्या है? वो मूड हमारी मनोस्थिति को दिखाता है। वो हमारे मन की अवस्था क्या है। दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली कहावत मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ये भी चंद्रमा से ही कनेक्टेड है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा जितना मजबूत होता है वो व्यक्ति उतना ही हार न मानने वाला होता है। देखिए, मानव जीवन में, मानव देह में समस्याएं तो निरंतर चलती रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो उन समस्याओं के सामने हार मान लेते हैं और बहुत से जातक ऐसे होते हैं कि आखिरी क्षण तक वो लोग हार को स्वीकार नहीं करते, बार बार अपने प्रयासों को जारी रखते हैं, हर बार नई तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं। समझ लीजिए कि इन लोगों का निश्चित रूप से चंद्रमा मजबूत है। तो कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा से जुड़ी एक रहस्य की बात मैं आज आपको बताता हूं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, देवी देवता हुए हैं, या वो लोग जो विद्वान महान व्यक्ति जिनके व्यक्तित्व की, जिनके कर्मों की पूरी दुनिया के ऊपर छाप है, या जिन लोगों ने अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, धर्म के लिए, अपने जाति संप्रदाय के लिए या अपने राष्ट्र के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य किया है, उसमें अधिकतर लोग आपको कर्क लगन के ही व्यक्ति मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर चर्चा राशियों की हो रही है, लेकिन कर्क लगन और कर्क राशि दोनों का ही स्वामी चंद्रमा है। लगन हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है तो उसी प्रकार से राशि हमारे स्वभाव को दर्शाती है। तो जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में
चंद्रमा की अवस्था बहुत अच्छी है और गोचर में चंद्रमा बैठे हुए हैं मकर राशि में, जो कि शनि की राशि है। तो ये अवस्था कर्क लगन के जातकों के लिए एक अच्छी अवस्था है। इस समय हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी मानसिक परेशानी, किसी तनाव का आपको सामना करना पड़ रहा हो सकता है आपकी कहीं पेमेंट भी फंस गई है, कहीं से आपकी धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, दिया हुआ पैसा आपका वापस नहीं आ पा रहा है, या इस समय व्यय की स्थिति अधिक बनी हुई है, ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो चंद्रमा एक मात्र ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा स्पीड के साथ, सबसे तेज गति के साथ राशियों का भ्रमण करता है। मात्र 2.25 दिन के अंदर चंद्रमा राशि बदल लेता है। आज चंद्रमा 3 डिग्री के मकर राशि में विराजमान है। आप देखेंगे कि परसों ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो ये थोड़ी जल्दी राशि बदल लेते हैं बाकी अन्य ग्रहों की तुलना में। आप इसकी तुलना, जो मन का, जो मैंने आपको तर्क दिया है कि चंद्रमा मन का कारक कैसे है, मन भी तो व्यक्ति का ऐसे ही चलायमान है। सुबह व्यक्ति का मन कुछ और होता है, दोपहर को उसकी मन स्थिति कुछ और होती है, और शाम को उसकी मन स्थिति बिल्कुल अलग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा चंद्रमा की तेज गति, चंद्रमा के बहुत ज्यादा चलायमान होने की वजह से ही ऐसा होता है। तो कर्क लगन के जातक इस समय थोड़ा सा व्यय और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, और उनकी जमा पूंजी, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनका दिया हुआ धन, उनकी पेमेंट कहीं रुकी हुई है, ऐसा होने की भी पूरी संभावनाएं बन रही है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, और गोचर में सूर्य अपनी ही राशि में, शव राशि में विराजमान है। तो सूर्य के लिए गोचर की ये स्थिति सिंह राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि में, सब राशि में आ जाता है, अपने ही क्षेत्र में आ जाता है, तो वो अपना बेहतर परिणाम देने में सक्षम होता है। तो सिंह राशि के जातक इस समय हर तरफ से खुशहाली में है। किसी भी प्रकार की कोई मानसिक परेशानी, आर्थिक समस्या, कामकाज को लेकर दिक्कत, या ऑफिस में कोई परेशानी, कार्य क्षेत्र में दिक्कत अभी इस समय नजर नहीं आ रही है। हाँ, कुछ चीजें हो सकती हैं जो पहले के टाइम से चली आ रही हैं और वो थोड़ा बहुत आपको परेशान करती है। उसके लिए इस वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय जरूर बताऊंगा। आज का ये जो लाइव है, इस सेशन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपकी प्रेजेंट में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, सबकी जानकारी के लिए, और गोचर के प्रभाव को समझने के लिए। तो किसी की भी कोई समस्या है, किसी भी एक समस्या या क्वेश्चन का उत्तर आपको निःशुल्क दिया जाएगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ पैलेस और अपनी समस्या या अपनी परेशानी को लिखकर भेज दें, तो जरूर आपको समाधान दिया जाएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, और गोचर में इस समय जो अवस्था है वो बुध की, वो सूर्य के साथ सिंह राशि में, लेकिन कन्या राशि से 12वें में है। राशि के स्वामी का, लगन के स्वामी का 12वें घर में जाना किसी भी तरफ से शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि 12वां भाव जन्म कुंडली के लगन के ठीक पीछे का भाव है। आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपकी पीठ के पीछे खड़ा होकर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित रूप से आप उनके साथ बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। माही पाराशर जी इस सेशन से जुड़ गई हैं, और इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है, तो साथ साथ में इनका भी हम समाधान निकाल लेते हैं। माही जी निश्चित तौर पर आपको
समाधान दिया जाएगा। हेल्थ से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है और करियर से जुड़ा हुआ। हम बात कर रहे थे कन्या राशि की। तो बुध इस समय है तो अच्छी अवस्था में, सूर्य के साथ अपने मित्र के साथ बैठे हैं, लेकिन वक्री होकर 12वें घर में बैठे हुए। 12वां घर एक तरह से तनाव, दवाइयों पर खर्च, यात्राएं, मानसिक परेशानी, बेवजह के खर्चे और किसी का काम का अस्थिर हो जाना, पूरा ना होना, कंप्लीट होना, इन चीजों को दर्शाता है। तो कन्या राशि के लिए इस समय गोचर बहुत शुभ नहीं है। ये आपके जीवन के अंदर कुछ संघर्ष पैदा कर रहा है। इस समय आपकी वाणी का प्रभाव भी आपको कम देखने को मिलेगा। पैसा जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें पूरी सफलता आपको नहीं मिलने वाली। इस समय किया गया निवेश, दिया गया पैसा जो उधारी का हो सकता है, आपने किसी को दे दिया है या आपने बैंक से कोई लोन लिया है, तो ऐसे पैसे को लेकर आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले, कोई भी धन देने से पहले और बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लेने से पहले आपको अच्छे तरीके से सोच विचार करने की सलाह दी जाती है। कोई भी बड़ा निर्णय आप ना लें और ध्यान रहे, इस समय हो सकता है कि सामने वाला आपकी बातों का कोई गलत मतलब निकाले या आपके बातें, आपके द्वारा बोले गए शब्द कोई मतभेद या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना कर दे। इस चीज का ध्यान रखें। साथ साथ में माही जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हेल्थ और अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 10 मई। 10 मई का इनका जन्म है और साल है इनका 1995। 10 मई 1995। टाइमिंग है आपकी सुबह की 10:50। सुबह 10:50 का हमने समय निकाल लिया है और जन्म स्थान है इनका नजफगढ़। भाई जी, जहां तक मैं देख पा रहा हूं आपका कर्क लग्न है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कर्क लग्न अधिकतर विख्यात प्रसिद्ध लोगों का जन्म, महापुरुषों का जन्म, या जिन लोगों ने समाज को, एक जाति संप्रदाय को, एक जन समूह को मार्गदर्शन दिया है, उनका पथ प्रदर्शन किया है, ऐसे व्यक्तियों का जन्म अधिकतर कर्क लग्न में मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन से ही व्यक्ति इस संपूर्ण संसार में अपनी जगह बना सकता है। क्योंकि जो जगह दिल में बनती है वो किसी अन्य स्थान पे नहीं बनती। एक शिष्य का गुरु के प्रति जो समर्पण भाव होता है वो हृदय से ही होता है, वो मन से ही होता है। कहते ना, मानो तो मैं गंगा, ना तो मैं बहता पानी। तो ये सारी बातें जो हैं ये मानने और ना मानने के ऊपर है। और किसी भी चीज को मानना आपके चंद्रमा की अवस्था पे निर्भर करता है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा जितना मजबूत होगा, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उस व्यक्ति की मानसिक सुदृढ़ता चंद्रमा के ऊपर ही निर्भर करती है। जो व्यक्ति संकल्प शक्ति के धनी होते हैं, जो व्यक्ति मन, वाणी और कर्म से
खरे उतरते हैं, उन लोगों का निश्चित रूप से चंद्रमा मजबूत होता है, क्योंकि चंद्रमा व्यक्ति को महान हृदय का स्वामी भी बनाता है, साफ दिल का स्वामी भी बनाता है। चंद्रमा के लगन, चंद्रमा की राशि कर्क और चंद्रमा के कर्क लगन के जो जातक होते हैं वो दिल के बड़े साफ होते हैं, वो इमोशनल भी होते हैं। आपकी मैं अगर कुंडली की बात करता हूं तो आपका कर्क लगन है और लगन के स्वामी चंद्रमा जन्म कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। दूसरे भाव के अंदर आपकी सूर्य की सिंह राशि आ जाती है। तो चंद्रमा का सिंह राशि में बैठना मेरे अनुभव से बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है, और चंद्रमा का दूसरे भाव में आना भी बहुत शुभ नहीं माना जाता। वास्तव में चंद्रमा है एक सौम्य ग्रह। सौम्य ग्रह को जितना सौम्य स्थान प्राप्त होगा, लगन पंचम भाव, प्रथम भाव, पंचम भाव, दसम भाव, नवम भाव, ये चंद्रमा के लिए बड़े अच्छे भाव हैं। जब भी चंद्रमा इन भाव में आएगा तो चंद्रमा को बड़ा कंफर्टेबल फील होगा। लेकिन ये तो आपके जन्म के समय पे निर्भर करता है। विधाता की लेखनी है कि चंद्रमा को जिस अवस्था में, जिस समय पे आपका जन्म हुआ, चंद्रमा तो जहां पर गोचर में था वहां आएगा। लेकिन हर चीज के पीछे तर्क और लॉजिक जरूर होता है। कुछ मतों के अंदर चंद्रमा का दूसरे भाव में बैठना अशुभ हो सकता है, लेकिन कुछ मत में शुभ भी हो सकता है। दूसरा भाव धन और वाणी का भाव है। तो चंद्रमा जब भी दूसरे भाव में बैठता है तो व्यक्ति सौम्य वाणी का, सौम्य स्वभाव का स्वामी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों की जो पैसा जोड़ने की, जमा करने की जो एबिलिटीज होती हैं वो बड़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति कम कमाई में, कम इनकम के अंदर भी अच्छा धन का संग्रह करने में सक्षम होते हैं। और वाणी के तो मधुर दूसरे भाव के चंद्रमा के जातक होते ही हैं। आपकी जन्म कुंडली में लगन के अंदर ही मंगल विराजमान है। कर्क राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, कर्क राशि में मंगल नीच राशि में आ जाते हैं, और आपके लगन में मंगल बैठे हुए हैं। तो मंगल यहाँ पर नीच राशि में है, और आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, ये चार ग्रह शुभ ग्रह। इन चार ग्रहों का शुभ बैठना आपकी हेल्थ के लिए, आपकी कैरियर के लिए, आपके जीवन में तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में बृहस्पति आपके बकरी होकर पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपके कैरियर का स्थान है। उसके अलावा जो हमारा कामकाज होता है, देखिए कैरियर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला शिक्षा और दूसरा रोजगार। कैरियर शब्द दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, शिक्षा प्राप्ति के लिए भी और कामकाज रोजगार के लिए भी। तो पंचम भाव का जो प्रभाव है वो आपकी एजुकेशन, पढ़ाई के लिए भी रहेगा और आपके कैरियर, कामकाज के लिए भी रहेगा। तो पंचम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को ज्ञानवान तो बनाता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ये रुकावटें बहुत डालता है। अक्सर मैंने देखा है, हजारों कुंडलियों का अध्ययन मैंने किया है, पंचम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति शिक्षा को अधूरी छोड़ ही देता है, शिक्षा पूरी नहीं करने देता है। पूरी शिक्षा का भी अपनी एक परिभाषा है। वैसे तो पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। आप बेसिक पढ़ाई करें, उसके बाद में आप ग्रेजुएशन करें, मास्टर डिग्री लें, आप उसके बाद में एमफिल करें, पीएचडी करें, उसके बाद भी पढ़ाई खत्म नहीं होती है। पढ़ाई का जो कोई अंत नहीं है, शिक्षा का और पढ़ाई का। लेकिन पंचम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आप जो चाहते हैं पढ़ना, आप जितना पढ़ना चाहते हैं उतना नहीं पढ़ने देता। ये मेरा अनुभव कहता है। आपकी पढ़ाई या तो बीच में कुछ समय के लिए रुक जाती है, या फिर आप जो पढ़ना चाहते हैं उतना आप नहीं पढ़ पाते, या फिर एक तीसरी स्थिति भी बनती है, जो आपने पढ़ा है वो कभी आपके काम नहीं आता। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति ने पढ़ाई की है इंजीनियरिंग की, एक व्यक्ति ने पढ़ाई की है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की, लेकिन वो काम कर रहा है मार्केटिंग का।
या किसी बैंक में लग गया है, या उसने अपना कोई ऐसा काम शुरू कर लिया है जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कहीं दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को ज्ञानवान तो बनाता है, लेकिन जो वो ज्ञान ग्रहण करेगा वो उसके कामकाज में, करियर में उपयोग में कम आता है। तो बृहस्पति यहां बैठकर आपके करियर के अंदर रुकावट डालने वाला ग्रह बन गया है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप बृहस्पतिवार से जुड़े हुए उपाय करते हैं, बृहस्पतिवार का आप व्रत करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला ये साबित होगा। इसके अलावा भाग्य स्थान और दसम स्थान, दसम स्थान के अंदर बैठा हुआ सूर्य उच्च राशि को प्राप्त हो गए। हालांकि ये केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो इसमें पूरी संभावनाएं बनती हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब, सरकारी विभाग में आप नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि लगन में बैठा हुआ मंगल जो नीच राशि में है, ये नौकरी जल्दी से नहीं लगने देता, ये बहुत रुकावट डालता है, डिले करवाता है, बहुत इंतजार भी करवा देता है। व्यक्ति एक नहीं न जाने कितनी वैकेंसियां फील करता है, लेकिन बात नहीं बनती। हाँ, जन्म कुंडली में ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसे ग्रह के संकेत हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगने के आपके पूरे चांसेस हैं। आपके लिए जो करियर में बेस्ट चीजें जो रहेंगी, जो फील्ड अच्छा रहेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। आप डॉक्टर या सर्जन बन सकते हैं, आप किसी कंपनी में, किसी विभाग में आप मैनेजर बन सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट, उसमें भी आप कोई पद प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन का सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा बनता है, आप टीचर बनते हैं, आप प्रोफेसर बनते हैं, लेक्चरर बनते हैं, या एजुकेशन सेक्टर में आप कोई अपना काम करते हैं, उसके लिए भी कुंडली में ग्रहों के जो संकेत हैं वो बहुत अच्छे संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। शुक्र जन्म कुंडली में अशुभ हैं, लेकिन भाग्य स्थान में उच्च के होके बैठ गए हैं, ये भी स्थिति आपके लिए काफी अच्छी है। लेकिन कर्क लगन में शुक्र को हम वैदिक ज्योतिष में बाधेश और मार्केश दोनों की उपाधि हम दे देते हैं, और ये वो रोल भी प्ले करता है ग्रह। शुक्र कर्क लगन के अंदर बाधा भी पहुंचाता है, रुकावट भी डालता है। तो भाग्य स्थान में बैठा हुआ शुक्र बीच बीच में आपके बनते काम को बिगाड़ने का कारण भी बन सकता है, लेकिन ये जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं, तमाम प्रकार की जो लग्जरियस है, ये आपके जीवन में अवश्य ही ये देगा। अब एक नजर आपकी दशाओं पे लगाते हैं, क्योंकि दशाओं का असर बहुत ज्यादा आता है। आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी ग्रह दशा अच्छी नहीं है, तब भी ये आपको परेशान कर देगा। माही जी, आपकी जन्म कुंडली में अभी जो आने वाला अक्टूबर का जो महीना है, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर, 14 अक्टूबर 2023 को आपकी जन्म कुंडली का जो शुभ समय था, मंगल की जो महादशा थी, वो समाप्त हो जाएगी, और राहु का 18 साल का जो एक टाइम पीरियड है वो आपका यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और जैसा कि जन्म कुंडली के हिसाब से 14 अक्टूबर 2023 की जो तारीख निकलती है आपकी दशा परिवर्तन की, इसका असर इस टाइम से पहले ही आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि राहु जन्म कुंडली में अपनी दशा में आने से पहले ही अपना शुभ अशुभ प्रभाव दिखाकर एक आपको संकेत दे देता है, एक डेमो दे देता है कि मैं आपके लिए कैसा रहने वाला हूं। वैसे तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि राहु हर व्यक्ति के लिए खराब होता है, लेकिन फिर भी कर्क लगन, सिंह लगन, मेष लगन, वृश्चिक लगन, इन लगनों के लिए तो विशेष अशुभ ये अक्सर माना गया है। और आपकी जन्म कुंडली में ये चौथे भाव में बैठा हुआ है। चौथे भाव का राहु कुछ मामलों में बड़ा अच्छा लाभ भी देता है, लेकिन अधिकतर मामलों में ये अशुभ प्रभाव दिखाता ही है, क्योंकि चंद्रमा का और राहु का जब हम संबंध देखते हैं तो ये चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। और राहु की चंद्रमा के साथ बिल्कुल भी मित्रता नहीं है, उनकी शत्रुता है। हालांकि उसके पीछे एक लंबी कहानी है, मैं उस विस्तार में इस समय नहीं जाऊंगा, लेकिन निष्कर्ष में आपको माही जी ये दे सकता हूं कि हेल्थ और करियर के हिसाब से गोचर भी
और आपकी जन्म कुंडली के अंदर इस समय की ग्रह चाल आपके पक्ष में नहीं है, आपको अपने स्वास्थ्य और कैरियर का ध्यान रखने की जरूरत है। समय समय पर आपको उपाय करने चाहिए। अगर उपाय की बात की जाए तो बृहस्पतिवार के व्रत तो आपको जरूर करने चाहिए। हालांकि इस समय चतुर्मास की अवधि चली हुई है, देव सोए हुए हैं, तो व्रत तो इस समय नहीं रखा जा सकता। ये देव उठनी जो एकादशी आती है उसी समय हरि प्रबोधनी एकादशी, जो कि 23-24 नवंबर के आसपास है, आप कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही आप व्रत रख सकते हैं। उससे पहले आप गाय की सेवा शुरू कर दीजिए। नित्य आप केले या पीपल के पेड़ में जल डालते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनते हैं, उसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। इनमें से कोई भी एक पाठ आप कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार की व्रत कथा आप सुनिए, उसका श्रवण और कथन कीजिए। पीपल और केले के पेड़ की आप पूजा करें। हर बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें, तो भी बृहस्पति को अच्छा बल मिलेगा, क्योंकि गोचर के अंदर इस समय राहु और गुरु इकट्ठे बैठ के जो गुरु चंडाल योग बनाया हुआ है वो भी आपको इस समय परेशान कर रहा है। तो हेल्थ को लेकर ये उपाय हर तरफ से आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। इसके अलावा अगर आप एक अच्छी गुणवत्ता का मोती रत्न भी पहन लेते हैं, आपका नाम, माता पिता का नाम, आपका गोत्र, आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी का नाम, उनका गोत्र, इनके और प्रयोजन, किस प्रयोजन से आप मोती पहन रहे हैं, इस डिटेल के साथ आप मोती को अच्छे तरीके से विद्वान ब्राह्मण से शुद्ध और सिद्ध करवा के आप अच्छे मुहूर्त में आप दान कीजिए। निश्चित रूप से आपकी हेल्थ और कैरियर दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं जिन 12 राशियों का हमने विश्लेषण शुरू किया था, उसमें हम पहुंच गए हैं तुला राशि पे। तो अब ये गोचर जो इस समय चला हुआ, ये तुला राशि के लिए कैसा रहेगा, हम इस पे एक नजर डालते हैं। इस समय तुला राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, वो जन्म कुंडली में इस समय 10वें भाव में, 10वां भाव हमारे रोजगार का, कामकाज का भाव है, लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है वो वक्री होकर बैठ गए। तो शुक्र का वक्री होना बहुत अच्छी अवस्था, शुभ अवस्था नहीं मानी जाती है। वक्री होने का मतलब है कि वो ग्रह इस समय आपको अशुभ प्रभाव, संघर्ष, रुकावट या जरूर से ज्यादा मेहनत की स्थिति आपके लिए जरूर पैदा कर रहा होगा। तो जिन जातकों की तुला राशि है उनको इस समय केतु भी परेशान कर रहा है और शुक्र की अवस्था भी कमजोर अवस्था ही मानी जाएगी। लेकिन फाइनली ये गोचर आपके लिए ठीक है, इसमें कोई ऐसी बड़ी परेशानी आपके लिए नहीं बनती दिख रही है। तो आप शुक्र को किसी भी रूप में बल देके गोचर की जो ग्रह स्थिति है उसको आप अपनी फेवर में ला सकते हैं। इसके लिए मैं 12 राशियों का विश्लेषण कंप्लीट करके आपको एक उपाय जरूर नोट कराऊंगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। मंगल की जो गोचर में अवस्था है वो कन्या राशि में 11वें घर में। 11वां घर इनकम का भाव होता है, कमाई का, बड़े भाई बहनों का, गुड न्यूज का, सोर्स ऑफ इनकम का भी स्वामी होता है। और ये जन्म कुंडली के अंदर 6ठे भाव का भी स्वामी है। तो मंगल का जो यहाँ पर प्रभाव रहेगा वो मिला जुला प्रभाव रहने वाला है। उसको हम बहुत अशुभ भी नहीं कह सकते और बहुत शुभ भी नहीं कह सकते। लेकिन एक बात आपके साथ मंगल जरूर थोड़ी सी खराब कर सकता है, वो ये है कि आपका आलस बढ़ाएगा। आलस आपके अंदर इस समय देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपके काम समय पे पूरे ना हो, आपके काम रुक जाए और जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर हैं, जो तरक्की के और उन्नति के जो मौके आपको मिले हैं, आप अपने आलस की वजह से उनको मिस कर सकते हैं। तो इस तरफ से आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है कि इस समय, इस गोचर में आप आलस का त्याग कीजिए, तो निश्चित रूप से
आपको कामकाज में, ऑफिस में, हर तरफ से सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि बृहस्पति की राशि है। अभी हमने विश्लेषण किया था मेष राशि का, तो उसमें हमारे सामने जो सबसे बड़ी कैलकुलेशन थी वो थी बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति इस समय मेष राशि के अंदर बैठे हुए हैं। मेष राशि मंगल की राशि है, बृहस्पति के मित्र की राशि है। तो मित्र की राशि में बृहस्पति को सपोर्ट मिल जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने नजदीकी व्यक्ति, अपने किसी परम मित्र, अपने किसी अच्छे परिचित विश्वास पात्र व्यक्ति के पास जाता है, उसके घर में जाता है, तो बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है। ठीक उसी तरीके से जब कोई ग्रह अपने मित्र ग्रह की राशि में पहुंच जाता है तो उसको बड़ा अच्छा महसूस होता है। और जब अच्छा महसूस होता है, चाहे वो ग्रह को या वो व्यक्ति को, वो हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करता है। तो बृहस्पति की जो स्थिति है वो मेष राशि में है, लेकिन गुरु चंडाल योग यहां भी बना हुआ है। तो धनु राशि के व्यक्ति भी इस समय मानसिक रूप से थोड़ा सा तनावग्रस्त देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द आने वाले अगले महीने सितंबर की 29-30 तारीख को बृहस्पति राशि बदल जाएंगे, राहु राशि बदल जाएंगे। तो राहु मीन राशि में आ जाएंगे। हालांकि मीन राशि भी बृहस्पति की ही राशि है, क्योंकि राहु बकरी चलते हैं तो वो हमेशा उल्टे चलते हैं। सामान्य तो कोई ग्रह मेष राशि में है तो वो गोचर करके वृष राशि में आएगा, लेकिन बकरी ग्रह हमेशा उल्टा चलने की वजह से, चूंकि राहु और केतु ये दोनों ग्रह हमेशा ही बकरी अवस्था में रहते हैं, तो ये मीन राशि में आ जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति के राहु के मिलने से जो गुरु चंडाल नाम का अशुभ योग बना हुआ था, जो बने बनाए काम बिगाड़ देता है, जो व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस भी पहुंचाता है, उसका स्थान परिवर्तन भी करवा देता है, धंधे को बंद भी कर देता है, नौकरी बदलवा देता है, वो दोनों अलग होने की वजह से ये जो अशुभ योग था ये टूट जाएगा, ये विखंडित हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में मेष राशि को भी, धनु राशि को भी और मिथुन राशि को भी, मीन राशि को भी अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छा फायदा मिलेगा। उनकी फीलिंग बदल जाएगी, उनका मन का और बुद्धि का जो माहौल है वो काफी सकारात्मक हो जाएगा। तो अगर धनु राशि की बात करें तो 1 महीना और मानसिक तनाव, आर्थिक व्यय का आपके साथ है। आप इंतजार कीजिए, जल्दी ही आपको राहु और गुरु के मिलने से जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन में आए हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि जो है वो शनि की राशि है और गोचर में इस समय शनि अपनी ही राशि कुंभ के अंदर विराजमान है। हालांकि शनि भी बकरी है, लेकिन शनि का बकरी होना बहुत अशुभ नहीं माना जाता, क्योंकि प्राकृतिक रूप से शनि जो है वो एक अशुभ ग्रह माने गए हैं। इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छी नहीं दी है विद्वानों ने, लेकिन अपनी राशि का होने की वजह, बकरी होने की वजह से ये मकर राशि के लोगों से मेहनत खूब कराएगा और उस मेहनत का परिणाम भी देगा। लेकिन इस समय कुंभ राशि के जातक, मकर राशि के जातक इस समय थोड़ा सा इमोशनल भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ स्ट्रेस, तनाव आपके साथ इस समय चल रहा हो। कोई छोटी मोटी कम समय के लिए स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। हो सकता है ऑफिस में, नौकरी में, कामकाज में इस समय आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो। आपके साथी लोग भी आपकी परीक्षा लेने में लगे हुए हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसी भी संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, जल्दी ही गोचर के प्रभाव से आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि भी शनि की अपनी ही राशि है और शनि इस समय कुंभ ही राशि में विराजमान है, वक्री होकर बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है। ऐसी अवस्था में व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं, जो जातक व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनकी रुकी हुई जो पेमेंट है वो भी इस समय मिलेगी।
कामकाज के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, तरक्की के, उन्नति के आपको मौके मिलेंगे। इमोशनली और मानसिक तनाव, ये समस्याएं आपको इस समय रह सकती हैं। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि है और इनके स्वामी जो हैं वो गुरु हैं और वो राहु के साथ में बैठे हुए हैं, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी मेष राशि को लेकर। तो इस समय मीन राशि के जातक भी परेशान रह सकते हैं, लेकिन अधिकतर परेशानियां मानसिक ज्यादा रहेंगी। हो सकता है मीन राशि के लोगों के ऑफिस के कामकाज, प्रमोशन का काम, इंक्रीमेंट का काम इस समय रुका हुआ हो। जल्दी ही जैसे ही राहु और केतु अलग हो जाएंगे तो मीन राशि के जातकों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी एक ब्रीफ हम ले लेते हैं कि इन 12 राशियों को इस समय क्या करने की जरूरत है, क्या उपाय किया जाए, वो कौन सी सरल युक्ति है जिनको करने से गोचर का जो अशुभ प्रभाव है वो हमारे जीवन से निकल जाएगा और जो शुभ प्रभाव है वो हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों को इस समय राहु केतु के, शनि के और अन्य ग्रहों के जो अशुभ प्रभाव गोचर में मिल रहे हैं उनसे बचने के लिए आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये किसी औषधि से कम नहीं होगा। ये आपके लिए इस समय एक बहुत बड़ी औषधि है। आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप फ्रीलांसर हैं, या फिर आप कोई भी काम नहीं करते, कोई भी हमारी माँ बहन जो मेष राशि की हैं वो नॉन वर्किंग भी हो सकती हैं, वो हाउस मेकर भी हो सकती है, उनके लिए भी ये उपाय करना बहुत ही शुभ रहेगा। आपकी हेल्थ के लिए, कैरियर के लिए, घर के पारिवारिक अच्छे सुखद माहौल के लिए नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और हनुमान चालीसा पढ़ें। आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हनुमान जी की और विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर रहेगी। अब बात करते हैं कि जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसका पाठ काफी बड़ा हो जाता है। अक्सर कुछ व्यक्ति हमारे पास आते हैं, हम उनको उपाय के तौर पे बताते हैं कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, तो उनका एक प्रश्न होता है जो बड़ा कॉमन भी है और सार्वभौमिक है, सबके काम का है। वो प्रश्न ये है कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम एक सिटिंग में, एक बार में विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा पाठ कर पाए। तो ऐसी अवस्था में मेरी सलाह है कि आप पूरा पाठ नहीं कर पाते तो आप आधा पाठ कर सकते हैं। पूरा पाठ का समय आपके पास है, आप कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि सुबह के समय कुछ समय निकाल के आप आधा पाठ कर लीजिए, आधा पाठ आप सायंकाल में कर सकते हैं। अगर ये भी व्यवस्था आप नहीं कर सकते, इतना समय भी आप नहीं दे सकते हैं, तो आप उसको 4 हिस्सों में बांट लीजिए। एक हिस्सा सुबह पाठ कीजिए, जितना पाठ किया वहां पर आप निशान लगा दीजिए, बाकी आप शाम को कीजिए। आधा पाठ एक दिन हुआ, आधा जो पाठ बचेगा एक आप पाठ सुबह कीजिए, एक शाम को कीजिए। तो 2 दिन में आप विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण पाठ कर सकते हैं। तीसरे दिन फिर आप उसको शुरू से कर सकते हैं। और बात रही हनुमान चालीसा की, तो बहुत बड़ा पाठ नहीं है और इस पाठ के अंदर एक ऐसा हनुमान जी का आशीर्वाद है कि ये बहुत जल्द कंठस्थ हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे भी बिना पुस्तक खोले, बिना देखे और बड़ी अच्छी गति से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो ये हनुमान जी की शक्ति का प्रभाव है, उनका आशीर्वाद है अपने भक्तों पे कि ये बहुत जल्दी याद हो जाता है। बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के जातक भी इस समय थोड़ा सा मानसिक और व्यय के हिसाब से परेशान हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में आपके लिए इस गोचर में गाय की सेवा करने से उत्तम कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। इस उपाय को करने से आपको 100% लाभ मिलेगा। उपाय कैसे करना है, गाय की सेवा कैसे करनी है? गाय की सेवा करने के 2 सरल तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका, सुबह अपने घर में बनने वाली पहली रोटी, उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा के, चीनी या गुड़ डाल के आप अपनी जो देसी गाय होती है, जिसके अंदर हमारे शास्त्रों में ये वर्णन मिलता है कि गाय के अंदर 33 कोटि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, वो हमारी देसी गाय है। वो सींग वाली गाय है, जिसके पीठ के ऊपर कूप बना होता है।
वो गाय ही हमारी गाय है जिनके अंदर देवी देवताओं का वास माना गया है। जो दूसरी गाय हैं, आप उनका एक पशु के दृष्टिकोण से सेवा कर सकते हैं। किसी जीव जंतु की सेवा करने से अध्यात्म में, ज्योतिष में कहीं कोई मनाही नहीं है, लेकिन गाय का जो उपाय है वो देसी गाय पर ही लागू होता है। घर में बनने वाली पहली रोटी आप गाय को खिलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा तरीका है कि आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। हरे चारे की अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप उनको हरी सब्जियां जैसे पालक, ये भी आप खिला सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, जो इस समय सूर्य के साथ विराजमान हैं, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब तो मिथुन राशि के जातक इस समय हैं, क्योंकि गोचर की स्थिति ही ऐसी बनी हुई है। ऐसी अवस्था में हर बुधवार को एक मुट्ठी 100 ग्राम, 150 ग्राम या 200 ग्राम, जो आपकी श्रद्धा है, आप साबुत हरे मूंग लीजिए। रात्रि को किसी कटोरे में पानी में डाल के अपने सिरहाने रख के सो जाइए। ये करना है आपको मंगलवार की रात को। और बुधवार को सुबह अगर उस कटोरे में पानी बचता तो आप किसी पेड़ में डाल सकते हैं, और पानी नहीं बचता है तो उन गीले भीगे हुए जो नरम हो चुके हैं, फूल चुके हैं जो मूंग के दाने, आप उनको पक्षियों को या चींटियों को डाल सकते हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर रहने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, तो इनके लिए सबसे उत्तम, आपके लिए सरल से सरल उपाय ये हो सकता है कि आप नित्य रोजाना शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं और हर सोमवार को दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। दूध की मात्रा कितनी होगी आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप अपने घर से लोटे में दूध डालकर भी ले जा सकते हैं, और दूध का पैकेट किसी बर्तन में डाल के, तांबे के बर्तन को छोड़ के स्टील के बर्तन में आप दूध डाल के आराम से बैठ के, बिल्कुल कोई जल्दबाजी आपको उस समय नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे हल्की धार लगा के आप भगवान शिव के ऊपर दूध अर्पित करें। निश्चित रूप से आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, वह आपके घटने शुरू हो जाएंगे और जीवन में बरकत पड़ेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा उपाय ये हो सकता है कि इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए गौशाला के अंदर लाल भूरे रंग की गाय को गुड़ और गेहूं का दलिया, जो आपकी श्रद्धा है, जिसमें आपको सुविधा है, आप दलिया भी खिला सकते हैं, आप गुड़ भी खिला सकते हैं, आप दोनों भी खिला सकते हैं। क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो जितनी आपकी श्रद्धा है आप उतना खिला सकते हैं। आपकी श्रद्धा 2 पीढ़ी गुड़ खिलाने की, आप 2 पीढ़ी खिलाइए। आप कहते हैं कि नहीं, मेरी श्रद्धा और मेरी गुंजाइश 5 किलो गुड़ खिलाने की है, आप 50 गायों को 1-1, 2-2 पीढ़ी आप गुड़ की आप खिला दीजिए, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि छोटी उम्र की कन्याएं, 2 से 8 साल तक की बच्चियां कहीं आपको मिल जाती हैं, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल के बाहर हैं, किसी मंदिर में हैं, जैसे कंजक का पूजन करते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, उस तरीके से उन बच्चों को आप कुछ न कुछ खाने पीने के लिए दें। वो मिठाई भी हो सकती है, कोई फल फ्रूट भी आप उनको दे सकते हैं, आप उनको ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं, ये आप कीजिए, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों को इस समय जो परेशानी है उसके निवारण के लिए हर शुक्रवार को किसी भी मंदिर में आप जाएं, वो मंदिर भगवान राधा कृष्ण का है, शिव का है, माँ दुर्गा का, हनुमान जी का, जिन भी देवी देवताओं का मंदिर है, आप उस मंदिर में मिश्री का प्रसाद बांट दें, आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लाल बूंदी का प्रसाद बांटे, और रोजाना सुबह या शाम या दोनों टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत आपको लाभ मिलेगा, हर तरफ से मानसिक शांति मिलेगी, कामकाज के अंदर बरकत पड़ेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि बृहस्पति की राशि है। इस राशि के जातक अगर गाय को पीले फल खिलाते हैं, जैसे कि केला, ये सबसे सुलभ मिलने वाला फल है, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। मकर राशि के जातक अगर चींटियों को या पक्षियों को
7 प्रकार का अनाज खिलाते हैं, उनके बिल पे डालते हैं, या पक्षी जहां रहते हैं वहां डाल देते तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कुंभ राशि के जातक, कुंभ राशि के जातकों को गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को और कब्बे को खिलानी चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मीन राशि, मीन राशि के जातक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, रोजाना सूर्य को जल दें, ये उपाय करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज ये लाइव का जो सेशन है ये हमने काफी टाइम बाद कंटिन्यू किया है। आशा करते हैं आप सभी को ये जानकारी जो गोचर की और 12 राशियों के ऊपर गोचर का जो प्रभाव रहेगा इसमें दिया है हमने, और 2 सज्जनों की हमने कुंडली का विश्लेषण किया है, उनकी समस्या को समझाया है, एक्सप्लेन किया है, उनको समाधान दिया है। आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जल्द ही अपने शेड्यूल के हिसाब से फिर हम लाइव होंगे, आप सबका स्वागत होगा। आप अपनी कोई भी समस्या है, कोई शंका है या कुछ आप जानना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर रखें, सरल समाधान दिया जाएगा जो सबके लिए लाभकारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी गंभीर समस्या है जिसको आप सबके सामने नहीं रख सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत जीवन होता है, अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके पर्सनली व्यक्तिगत हमसे सलाह ले सकते हैं, मिल सकते हैं, फोन पर कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको अपने अनुभव से निश्चित रूप से समाधान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगले लाइव सेशन में।